और यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब हमें नहीं पता, आयरन ऑक्साइड ही लिख रहे हैं, आयरन ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन ऑक्साइड को तो मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन में लिख सकता हूँ, है ना। सही है। तो ये आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर लीजिए, इसका यूज कर लीजिए, इसका यूज कर लीजिए, एक ही बात। तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन पता है, मास ऑफ ऑक्सीजन पता है, मास ऑफ आयरन पता है, मास ऑफ मेटल आयरन ऑक्साइड पता है। तो यहाँ पे हमें इसका इसका यूज करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 0 से -2 में जा रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, चेंज कितना 2 का, कितने ऑक्सीजन है 2, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास का हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 कितना रखूंगा, 8 रखूंगा, 32 डिवाइड बाय 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 रखूंगा। अब ये आप दोनों में से ये दोनों चीज पता है, ये आपको निकालना है, तो आप इसका यूज कर लीजिए। अदरवाइज आप बोले तो भाई इसका यूज कर लीजिए, मेटल ऑक्साइड, और इसका यूज कर लीजिए। हाँ नहीं, ग्राम यूनिट्स बराबर करें ना अपने, ग्राम यूनिट्स बराबर करें, है ना। हमने क्या किया, ग्राम यूनिट्स बराबर करें। जैसे ये यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, वैसे O2 नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए Fe, मतलब कैटायन और एनायन, ये लिखना चाहिए मुझे। O2 नहीं, ऑक्सीजन लिख सकता हूँ मैं, यानी एनायन लिख दो, एनायन आपका O-2, फिर हमारे लिए अननोन ही हो जाएगा। ये हमारे लिए अननोन है, ये हमें पहले से पता है, ये हमें पहले से पता है। बाकी मतलब अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो ये दोनों मुझे पता है, और ये मुझे पता है, और ये भी मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा यहाँ पर मैं कितना रखूंगा फिर, क्या ये रखूंगा ये वाला, क्योंकि O-2 है तो 16/2 यानी 80 हो जाएगा। तो वहां पर तो 16 हो जाएगा ना, 16/2 हो जाएगा, तो वो 8 हो जाएगा। तो E+8, E+8, E is the equivalent mass of iron plus 8, E+8, ऐसे भी कर लो या फिर इसका यूज करके कर लो, जैसा आपको सही लगे, हाँ? जो कैलकुलेशन आसान होगी उससे करो। किसका मॉल्यूम, हाँ तो अब जैसे अब आपको पता चल गया कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है। अगर अपन कैलकुलेट करें ये इसका, इससे हाँ अभी हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0 से -2 में जाएगा, चेंज कितना, हाँ 4 आ जाएगा ना इनफैक्ट, 32 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। बस आगे बात समझ में। चले आगे। I think 3.36, एटीन 18.66 आ रहा है। हाँ तो अब देखो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, हमें आयरन का मोलर मास पता है, तो हम एन फैक्टर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर निकाल के हमें पता चल जाएगा कि आयरन जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा ना, ऐसे।
चलें बेटा आगे। अब ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना। हाँ, Fe2O3 में Fe+3 स्टेट में देख लो ना, मैं बता रहा हूं। जैसे आप बोल रहे हो कि सर Fe2O3 का चेक करके बताओ, Fe2O3 तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Fe+3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ O - 2। सही। तो अब अपन बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2O3 कितना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय आयन फैक्टर, दैट इज कैटायन का जो भी चार्ज है, मोलर मास ऑफ देखो यानी 56/3 प्लस 56 प्लस बाय 3 डिवाइडेड बाय 16/2 कितना हो जाएगा 18.66 प्लस कितना 8 तो कितना आएगा 26.6। सही है ना, 26.66 ये आपका Fe2O3 का इक्विवेलेंट मास होगा। आप वैसे भी निकाल लो, मोलर मास निकाल लो Fe2O3 का और उसको किससे डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। अब वहां पे 6 से डिवाइड होगा, वहां पे किससे डिवाइड होगा, हाँ नहीं वहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज अलग है, टोटल नेगेटिव चार्ज अलग है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने पास दोनों तरीके हैं, या तो कैटायन एनायन से निकाल लो या फिर वैसे में। हाँ? कहाँ पर हाफ Fe2 किस केस में हाफ हो जाएगा, एन फैक्टर आप किसका निकाल रहे हो पहले Fe2O3 का एन फैक्टर, यस 26 आएगा क्योंकि वो एक कंपाउंड है। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में दो तरीके हैं एन फैक्टर निकालने, तो मैं इसी को जैसे अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, जब मैं बात करता हूँ कि किसी सॉल्ट की तो किसी कंपाउंड की, तो हम बोलते हैं कि टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज उसका एन फैक्टर होता है ना। और जब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर आयन की, ठीक है ना, तो आयन में हम एन फैक्टर लेते हैं उस पर कैटायन पर या एनायन पर जो भी चार्ज होता है उससे उससे अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग, दोनों अलग, ठीक है बेटा, ऐसे अपन निकालते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि Fe2O3 का एन फैक्टर अलग होगा Fe+3 और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट नहीं है कि आप यहाँ पे बोलो कि सर इसका एन फैक्टर के लिए अपन टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लें, तो उससे नहीं, वो अपन को टोटल चार्ज से निकाल, ठीक। नेक्स्ट इसमें आई थिंक अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं टाइट्रेशन की। बताइए टाइट्रेशन, देखो टाइट्रेशन में टाइट्रेशन का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हाँ तो उसमें क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है,
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वहाँ पे करते हैं अपन। यूडियोमेट्री भी बोलते हैं उसको, यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री में जैसे अपन बोलते हैं कि केओएच जो है का यूज करते हैं अपन CO2 को एब्जॉर्ब करने में, और इस तरह के यूडियोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पर अपन। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक डिफरेंट थी, जिसमें अपन वॉल्यूम निकालते हैं, गैसेस की वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और उन वॉल्यूम का यूज करते हैं हम, जैसे हम कह सकते हैं कि गैस के बारे में पता करते हैं, तो कौन सी गैस का मतलब वॉल्यूम कितना है, STP पर वॉल्यूम कितना है, जैसे कुछ अपन वहाँ पर करते हैं। तो अब यहाँ पर टाइट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं किसी सॉल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग टाइट्रेशन। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, एक तो आपके पास में नोन सॉल्यूशन होता है और एक अननोन सॉल्यूशन होता है। तो टाइट्रेशन का एक सिंपल मीनिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन के लिए आप कह सकते हैं कि इट इज अ मेथड टू कैलकुलेट या टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। किसी गिवन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करने का एक तरीका होता है, किसी गिवन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करने का तरीका, इज अ मेथड टू आइडेंटिफाई और टू, आप लिख सकते हैं एक लाइन इसके अंदर, जो मैंने कहा भी आपको कि टाइट्रेशन इज अ मेथड टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट concentration of any unknown solution with the help of known solution। नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है। ये अननोन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अननोन सॉल्यूशन मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, उसको हम शॉर्ट में अननोन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, उसको हम अननोन सॉल्यूशन कहते हैं। अननोन का मतलब ये नहीं कि सर हमें पता ही नहीं कि उसमें कौन सा कंपाउंड है। हमें कंपाउंड के बारे में पता है कि वो सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, जैसे NaOH का बना है, HCl का बना है, K2Cr2 के मोनोफोर हमें पहले से पता है, लेकिन उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता कि वो कितना। अब देख के तो बता नहीं सकते कंसंट्रेशन, हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। फिर देख के कैसे बताओगे कि कितना कंसंट्रेट है? नहीं बता सकते, कभी नहीं बता। तो इसका मतलब हमें कोई कैलकुलेशन या कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि केमिकल मेथड हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि हम केमिकल मेथड का यूज करें, कुछ और एडवांस मेथड भी आ चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक तरह का ये पेन टाइप के कोई डिवाइस, इस डिवाइस को अपन सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको आप सॉल्यूशन में डिप करेंगे और सीधा आपको यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। जैसे अपना थर्मोमीटर होते हैं ना, डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी भैया ये सॉल्यूशन इस कंसंट्रेशन का है। तो दिस इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि वो कौन सा तरीका है, कैसे करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि सर एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। सर मतलब हम लेबोरेटरी में जाके कैसे करें? भाई इतना सिंपल तो है नहीं कि भाई एक आपके पास में डिवाइस है, आपने डिप किया और आंसर आ गया, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम मेथड का यूज करें, कुछ कंसेप्चुअल चीजों को यहाँ पर सीखेंगे। तो टाइट्रेशन बेसिकली हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो तरह के टाइट्रेशन। तो ब्रॉड क्लास में टाइट्रेशन तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो दो तरीके के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। कि हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं ब्रॉडली दो तरीके से। एक तो पढ़ते हैं अपन एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या पढ़ते हैं बेटा? एसिड बेस टाइट्रेशन। और एक होता है आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन।
क्या होता है बेटा? एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये एसिड बेस टाइट्रेशन जो होता है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, पढ़ते हैं पहले इसके अंदर सिंपल रेडॉक्स। सिंपल रेडॉक्स, ठीक है, सिंपल रेडॉक्स। इसके अलावा इसके अंदर हम पढ़ते हैं बैक टाइट्रेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा? बैक टाइट्रेशन। एक हम इसमें पढ़ते हैं डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। डबल इंडिकेटर, इसमें हम क्या करेंगे? सिंपल रिडॉक्स पढ़ लेंगे और बैक टाइट्रेशन पढ़ लेंगे। देखो, जब अपन रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करते हैं तो इसको भी अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो वही हो जाएगा कि सिंपल रेडॉक्स टाइट्रेशन। सिंपल रेडॉक्स टाइट्रेशन। एक इसमें हम पढ़ते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और तीसरा हम पढ़ते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तीन तरह के टाइट्रेशन पढ़ते हैं, सिंपल रेडॉक्स, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। बात समझ में आ रही है आपको? कितने तरह के टाइट्रेशन हो गए? 2 तरह के ब्रॉडली, और उसमें भी अपन ने 3 अलग-अलग कैटेगरी, नाम अपन लिख रहे हैं सिंपल रेडॉक्स, बैक टाइट्रेशन वगैरह। तो ये थोड़ा समझेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये एक अपन ने क्लासिफिकेशन दिया। अब डेफिनेटली अगर मैं बोलता हूँ कि एसिड बेस टाइट्रेशन है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब सिंपल ये हो गया क्या कि यहाँ पर कोई एसिड बेस रिएक्शन हो रही हो, कोई सॉल्ट बन रहा हो, है ना? तो और इसमें डेफिनेटली सर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो ये मतलब हमें क्या होता है कि ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन समझना होता है, इसलिए अपन ये सारा सब कुछ करते हैं। ये टाइट्रेशन वाला पार्ट जो है ना अपन यही पढ़ लेते हैं, बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कुछ अपन टर्म्स को समझते हैं, है ना? कुछ टर्म्स समझते हैं और फिर अपन यहाँ पर इसके मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या लिया हुआ है, जैसे मैंने अभी कहा था ना अननोन सॉल्यूशन। क्या लेंगे अपन? अननोन। अननोन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है, अननोन सॉल्यूशन। अच्छा, इसको अपन टाइट्रेट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है टाइट्रेट। टाइट्रेट भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे एक अपन, जैसे ऐसे मान लो कि अपन एक ग्रेजुएटेड ट्यूब लेते हैं और इसमें क्या होता है कि जैसे अपन सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं और यहाँ पर एक नॉब होती है और इस नॉब को अपन ऐसे क्लोज ओपन कर सकते हैं, है ना? तो ये कहलाती है ब्यूरेट। ये कहलाती है ब्यूरेट, है ना? तो यहाँ पर ना जैसे कीप लगाते हैं अपन, आपको आपने कभी देखा हो कैसे अपन कीप लगाते हैं और इसको अपन इसके अंदर फिल करते हैं, तो फिल करते हैं क्योंकि जो भी हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, ये नॉन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या लेते हैं? टाइट्रेंट लेते हैं। अब ये टाइट्रेंट मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है।
और इसमें हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। तो ये जो सेटअप है, इस सेटअप में एक तो मैंने बता दिया टाइट्रेट होता है, एक टाइट्रेट होता है। तो क्या होता है कि जब हम इन दोनों की रिएक्शन करो, मान लो मैं बात करता हूँ एसिड बेस टाइट्रेशन, मतलब नोन या अननोन, अननोन ही, अननोन अपन यहाँ डाल, अननोन अपन यहाँ डाल, ऐसे कोई फिक्स रूल थोड़ी है। मतलब अपन इसको उल्टा भी कर देंगे तो रिएक्शन तो होगी ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों की रिएक्शन होनी चाहिए अल्टीमेटली। भाई देखो मैं बताता हूँ, अब देखो मान लो आपने यहाँ पर मान लो अननोन ले लिया, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि भाई आपके स्कूल में कैसे करवा रहे हैं, कोचिंग कैसे करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, अननोन सॉल्यूशन ले लिया। तो अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे पहले से पता है, तो इसका वॉल्यूम सपोज में V1 है, मान लो कि V1 इसका वॉल्यूम। और इसी तरह से जब मैं ये लूंगा टाइट्रेंट, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पहले से पता है, तो इसका वॉल्यूम वेरिएबल है, इसका वॉल्यूम हम पता कर लेंगे भाई ये कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ फॉर द कंप्लीट रिएक्शन। तो यानी इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लीशन पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लीशन पॉइंट आएगा। अब हम ये बोलेंगे कि कंप्लीशन पॉइंट पर कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्लीशन हो चुका है, रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है। यानी अगर मैं एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये पता हो कि अगर मैंने इसके अंदर बेस डाला हुआ है और मैं एसिड ऊपर से डालता जा रहा हूँ, तो एसिड के डालने से बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है, एसिड के डालने से बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो जब बेस है वो भी कलरलेस है, एसिड है वो भी कलरलेस है, दोनों कलरलेस है। अब दोनों कलरलेस आपस में मिलेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन ही मिल रहा है आपको। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब सर मुझे इस ब्यूरेट के अंदर से एसिड को डालना बंद करना है। तो जैसे सपोज यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, ये 0 पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, और ये मान लो यहाँ आकर अपन रुक गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो वॉल्यूम है यही आपका V2 हो जाएगा जो कंज्यूम हुआ है ना, मतलब V2 जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, तो ये कंज्यूम हो जाएगा। तो अब हम ये जो पता करते हैं वो पता करते हैं इंडिकेटर के हेल्प से। किसकी हेल्प से पता करते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, मीडियम चेंज होने पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ये इंडिकेटर की प्रॉपर्टी है। तो अब हमारे पास में जो जनरल जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो हम कौन से लेते हैं, फिनोक्सिलीन, जिसको अपन H3H के नाम से जानते हैं, फिनोक्सिलीन, ठीक है बेटा। और एक होता है आपका MEOH, तो बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अब ये क्या करते हैं, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वीक एसिड या बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं आपको बोलूं HPH क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये वीक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड। HPH is a weak organic acid and MEOH is a weak organic base, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये कलर चेंज कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट अपन आयनिक में पढ़ते हैं कि बात समझ रहे हो, कलर चेंज कैसे करते हैं, दैट इज स्टडीड इन आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अपना कलर चेंज करते हैं मीडियम चेंज में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन। We can also use some indicators also used in redox titration, जैसे K1O4 हो गया, K2CR2 हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे क्या होते हैं इंडिकेटर्स। बात समझ में आ रही, तो वो अपन बात थोड़ा रुक के देखेंगे इसके भी इंडिकेटर्स। लेकिन जनरली अपन बात करें फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोक्सिलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये आपके एसिड बेस टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स। और भी होते हैं, मिथाइल रेड भी होता है, आपने पढ़ा होगा इंडिकेटर्स के बारे में, रेड कैबेज,
है ना, 10th क्लास में पढ़ते हैं, पर रेड कैपेज इज इंडिकेटर, टर्मरिक इज इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में से आपका अनियन आ जाएगा। तो ये सारे इंडिकेटर हम पढ़ते हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जैसे अपन ने पहले से इसके अंदर इंडिकेटर डाला, जैसे मान लो मैंने HPH डाला बेटा, HPH यानी फिनोक्सिलिन इंडिकेटर। तो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर क्या करता है, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर अगर मीडियम बेसिक होता है तो वो पिंक कलर का होता है। ये मैं आपको बता, ये इंफॉर्मेशन हमको याद है कि मीडियम बेसिक, हाँ नहीं, इंडिकेटर बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि सर इंडिकेटर डालने से कंसंट्रेशन में बहुत कम डालते, इंडिकेटर मतलब बहुत थोड़ा सा अमाउंट डालते। तो अगर मान लो मैं जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने 1 लीटर पानी में पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट, तो उससे उसका नेचर बदलेगा क्या, मतलब आपको टेस्ट में फर्क लगेगा क्या? नेग्लिजिबल लगेगा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है पानी ही ऐसा हो, पानी भी हो जाता है कभी कभी खारा, तो वो वैसा ही पानी है। तो वो अपन बोल रहे हैं कि भाई वो डाला तो अपने थोड़ा सा, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत तगड़ा है। उसका इफेक्ट ऐसा है कि वो जाता है पानी में, और पानी मतलब सॉल्यूशन में जाता है और अपना कलर चेंज कर लेता है बेस्ड ऑन मीडियम। तो ये अपना मीडियम के हिसाब से, मान लो अपन ने बेसिक मीडियम यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसने अपना कलर दिखा दिया पिंक। अब जैसे जैसे अगर अपन उसमें से ऐसे डालते जाएंगे तो ये मीडियम चेंज होगा और ये सीधे सीधे कलरलेस में कन्वर्ट होगा, तो ये कलरलेस होता जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि जिस पॉइंट पर सॉल्यूशन कंप्लीटली कलरलेस हो जाएगा, तो क्या वो पॉइंट हमारे लिए एक वो पॉइंट है कि जहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, यस और नो? तो दैट इज द थिंग यू शुड रिमेंबर, वो इंडिकेटर का ये काम है। तो उसको अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? तो टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट पे करेंगे, और थोड़ा आप पढ़ के आना, शायद आपने लेबोरेटरी में कुछ किया होगा एक्सपेरिमेंट वगैरह, अगर आपने किया है तो वो फाइल अगर आपकी बनी हुई है तो फाइल भी लेके आना, अगर आपके पास में है तो, मतलब आप रिलेट कर पाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन आप जिस एक आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ सर वहाँ से अपन ये चीज़ पढ़ते हैं, दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर। बाकी अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू। इसका क्या